आज आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट लेसन मैं देना चाह रहा हूँ, और ये लेसन अब आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में यूज़ होना है। तो जो बात मैं कह रहा हूँ उसका ख्याल रखिएगा। लेट्स सी कि आप लोगों को ये याद रहेगा या नहीं रहेगा, ये तो अभी वक्त बताएगा। समराइज़ कैसे करते हैं किसी भी लेसन को। इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी इम्तिहान में 4 चीज़ें पूछी जाएंगी, 3 बुनियादी एलिमेंट, चौथा उसका सपोर्टिंग एलिमेंट। कि आपको ये देखा जाएगा कि पढ़ना आता है कि नहीं आता, पढ़ के समझ आया नहीं आया। जब कोई लेसन आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है तो कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया? उसके बारे में सवाल देकर। तो इसको कहते हैं कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में आना कि आप सवालों के जवाब लिख रहे होते हैं, लेकिन वो इम्तिहान किस चीज़ का है पता है? वो इम्तिहान रीडिंग का है कि आपने कितना अच्छा पढ़ के समझा, तभी आप जवाब निकाल सकेंगे। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन किस चीज़ का इम्तिहान है? रीडिंग का। और ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैं लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा खाली। यही आपके उर्दू में भी आएगा, उर्दू के इम्तिहान में भी यही पूछा जाएगा। तो पहला एलिमेंट जो ज़रूरी है लैंग्वेज में कि आप पढ़ के कितना समझ पा रहे हैं। अब पढ़ के समझ पाने की कैसे प्रैक्टिस होती है? कैसे प्रैक्टिस हो सकती है पढ़ के समझ पाने की? पढ़ के अगर समझने की मुझे प्रैक्टिस करानी, एक बच्चे को माहिर बनाना है पढ़ के समझने का, क्या करूँ मैं उसके साथ? अगर किसी बच्चे को पढ़ के समझने की प्रैक्टिस करवानी है तो मैं उसको पढ़वाऊँ। कितना पढ़वाऊँ? ऑन एन एवरेज मेरे ख्याल से एक साल में 1000 पेज बनते हैं, जो कम से कम आपको पढ़ने चाहिए। पढ़ें, ये सोचे बगैर कि उसमें आपको कोई फिल इन द ब्लैंक करनी थी, उसमें आपको फलाना काम करना था। इंटरेस्टिंग चीज़ें बहुत सारी पढ़ें अभी आप। तो मुझे चाहिए बच्चे बहुत सारा पढ़ें। मेरे पास नॉवेल्स की लिस्ट है बहुत बड़ी, सैकड़ों हज़ारों नॉवेल्स की लिस्ट है मेरे पास, जो आपकी लाइब्रेरी में भी मौजूद हैं। आपके पास उसका एक्सेस और तरीके से भी हो सकता है, आपने ई बुक्स भी पढ़ सकते हैं उसकी। लेकिन मुझे आप में वो शौक़ चाहिए कि आप कहें कि मज़ा आ गया, अगला नॉवेल दें। भी बहुत सारे जॉनराज हैं। जॉनराज पता है किसे कहते हैं? टाइप, किस टाइप का नॉवेल है? जासूसी नॉवेल है, फैंटेसी नॉवेल है, असली दुनिया का है कि किसी ख्याली दुनिया का है, ठीक है, कोई एक्शन बेस्ड नॉवेल है, साइंस फिक्शन है, ठीक है, या क्लासिक है। तो बहुत सारे नॉवेल्स हैं जो कि आपको जल्दी पढ़ने हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने नॉवेल पढ़ा? इस काम के लिए मैं आपसे एक काम करवा रहा हूँ, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज का दूसरा काम था। पहला काम था रीडिंग करके अंडरस्टैंड करना, इसके लिए मैं बहुत सारे नॉवेल पढ़वा रहा हूँ। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो पेपर में आएगा, ये जांचने के लिए कि क्या वाकई लैंग्वेज आपको आ गई कि नहीं आ गई, वो काम है समराइजेशन। तो मैं क्या चालाकी कर रहा हूँ कि रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ, साथ में आपसे कह रहा हूँ आखिर में इसकी ना समरी करते जाओ। एक चैप्टर पढ़ो, समरी लिखो, चैप्टर पढ़ो, समरी लिखो। समरी की क्वालिटी अभी दरमियानी आ रही है, तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि समरी की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ज़रा ये मैमूना बाजी, ईमान बाजी, बल्कि पांचों बच्चे 1 मिनट के लिए ज़रा यहाँ आ जाएं। ये हमारे सीनियर O1 के बच्चे हैं। ये लोग जो हैं वो इन एलिमेंट्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। 1 मिनट के लिए आ जाएं बस, फिर चले जाइएगा, चीज़ें छोड़ दें, बस ऐसे ही आ जाएं। क्रिएशन के बुनियादी कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अभी मैं मैमूना का पेपर चेक कर रहा था। सॉरी, कितनी दफ़ा गलती हो गई यार, कब सही हो गए। एमन का पेपर चेक कर रहा था। शुरू करें जी। एमन के बाद O लेवल्स उर्दू का पेपर आया। इसमें फरमा रहे हैं, जरा सुनिएगा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। आम गर्मियों के मौसम का फल है, इसका आबाई वतन जनूबी और जनूब मशरक़ी एशिया है। आम की इब्तदाई काश 5000 साल कबल जनूबी हिंद, म्यांमार और एंडमेंट जज़ायर में बताई जाती है। कुछ चश्मा गलत लगाया हुआ मैंने। एक ज़माने में आम के दरख्त के बारे में मशहूर था कि दादा लगाए और पोता खाए, यानी इसका फल बहुत देर में मिलता है। ये एक पैराग्राफ है।
जब मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ, अपने ख़यालात का इजहार करता हूँ, चैप्टर की शक्ल में, कहानी की शक्ल में, मजमून की शक्ल में, तो मैं चाहता हूँ पढ़ने वाले में दिलचस्पी हो, पढ़ने वाला दिलचस्पी से पढ़े, मज़ा आए पढ़ के, बात करने का अंदाज़ ऐसा हो कि रूखी रूखी बात ना हो, पढ़ के मज़ा आए। ठीक है, बहुत तफसील बताई जाए ताकि पढ़ने वाला उसमें इंटरेस्टेड रहे। लेकिन बाज़ औक़ात बहुत सारा टेक्स्ट मेरे पास होता है और मैं चाहता हूँ कि मैं अभी मज़े के लिए नहीं पढ़ना चाह रहा, अभी अपनी सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग चाहता हूँ कि इसमें मोटी मोटी बात बताई क्या गई है, काम की बात बता दो, सारे मज़े वाले एलिमेंट्स क्या कर दो, माइनस कर दो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है बस वो बता दो। ठीक है, ज़रा सुनिएगा, बड़ा लंबा था, एक पैसेज है, थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि इन्होंने उसकी समरी क्या लिखी है। बहुत अच्छी समरी लिखी है, इसलिए मैंने कहा कि आपको सुनवाऊँ। आगे चलें। मौजूदा दौर में दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक में आम लगाया जाता है। लाखों अफराद का ज़रिया माश इसकी काश्त और तिजारत से वाबस्ता है। क्या ये ज़रूरी जुमला है? सोचते जाएँ आपको ये सोचना है कि एक ऐसा शख्स है जिसने ये नहीं पढ़ा हुआ, उसको मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मालूमात बता दूं कि इसमें बात क्या हुई, तो क्या क्या मैं इसमें से छोड़ सकता हूं। देखिएगा, आप सोचते जाइए क्या क्या छोड़ सकते हैं। एक आम के दरख्त बुनियादी तौर पर 2 तरीक़ों से लगाए जाते हैं। एक देसी या तुख्मी आम जिन्हें गुठली की मदद से लगाया जाता है, दूसरे कलमी आम जिन्हें मुख्तलिफ़ अक़साम के आमों की पेवंदकारी और कलमों की मदद से लगाया जाता है। दरख्त पर फूल आने से फल की तैयारी तक 4 से 5 माह लगते हैं। तुख्मी आम उमूमन दरख्त पर ही पक जाता है, जबकि कलमी आम को कदरे कच्ची हालत में उतार कर कुछ दिनों के लिए अंधेरी हवा बंद जगह में रख दिया जाता है। इस अमल को पाल लगाना कहते हैं, आप तो जानते होंगे। चंद दिन में ये आम पककर बेहतरीन खुशबूदार और जायके के हामिल हो जाते हैं। कलमी आम देसी आम के मुकाबले में बड़े खूबसूरत और ज़्यादा जायकेदार होते हैं। याद रखिए, बिल्कुल उल्टा कहूँगा मैं, जब आप कंपोजिशन कर रहे होंगे तो मैं आपसे कहूँगा एक एक लफ्ज़ के 3-3 वेरिएंट दो, जैसे इन्होंने किया। कलमी आम देसी आम के मुकाबले में बड़े खूबसूरत, ज़्यादा जायकेदार होते हैं। अपनी बात की वजाहत के लिए बार बार मल्टीपल अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कंपोजिशन का काम है, चीज़ों को बड़ा करना। और समराइजेशन का काम क्या है? चीज़ों को समेटना। 4-4, 5-5 अल्फाज आ रहे हैं एक ही काम के लिए, एक लफ्ज़ से काम चला लो, है ना। अच्छा, दुनिया भर में इनकी 1000 से ज़्यादा किस्में मौजूद हैं, जिनमें तकरीबन 350 अक़साम तिजारती बुनियाद पर काश्त होती हैं। आम का इस्तेमाल ताज़ा फल के अलावा मुख्तलिफ़ मसनूआत जैसे अचार, चटनी और मुरब्बे वगैरह की शक्ल में भी मकबूल है। एशिया में आम की पैदावार दुनिया भर की कुल पैदावार का 77% है। ज़्यादातर आम यहीं पैदा होते हैं ना। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा आम बरामद करने वाले 10 ममालिक की फ़हरिस्त देखें तो मालूम होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आम बरामद करने वाला मुल्क मैक्सिको है। पैदा ज़्यादा हमारे यहाँ होते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा मैक्सिको करता है, इसलिए कि हम पैदा करके सबसे पहले खुद भी तो खाते हैं ना, सब एक्सपोर्ट थोड़ी कर देंगे यार, हमको क्या खाएंगे फिर। हम आम बनाने वाले भी ज़्यादा मुल्क हैं, लेकिन हम खाने वालों में भी शामिल हैं। इसके बाद फ़िलिपीन, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इंडिया का नंबर आता है आम बरामद करने वाले दुनिया के 10 बड़े ममालिक, में लातीनी अमेरिका के 5 और यूरोप के 2 ममालिक भी शामिल हैं। जिसका सबब यह है कि ममालिक आम की ज़्यादा वज़नदार किस्म टॉमी एटकिंस काश्त करते हैं। अगरचा जायका और खुशबू में ये एशियाई आम से कमतर है, लेकिन अपनी शेल्फ लाइफ के एतबार से बेहतरीन माना जाता है। ये आम मोटे छिलके की वजह से तरसील के दौरान नुकसान से भी महफूज रहते हैं। ये अभी आधी हुई है जी, अभी आधी बाकी है। बरे-सग़ीर में आम को फलों का बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि अवाम और ख़वास सब में यकसा मकबूल है। उर्दू अदब के मशहूर शख्सियत गालिब और इकबाल भी आम के शौकीन थे। ये मुग़ल बादशाहों का भी पसंदीदा फल रहा है। बरे-सग़ीर में पैदा होने वाली आम की ज़्यादातर कलमी किस्में मुग़लों ने ही मुतारिफ़ करवाई हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले तुख्मी पेड़ में कलम मुग़ल बादशाह बाबर के परदादा तैमूर लंग ने लगाई थी। चुनांचे कलमी आम की एक किस्म आज भी तैमूर लंग के नाम से मशहूर है। उसकी एक शक्ल लंगड़ा, लंग से लंगड़ा, पसंदीदा आमों में शुमार किया जाता है। शहंशाह अकबर के अहद में मशहूर तसनीफ़ आइन अकबरी में भी आम का तफसीली जिक्र मिलता है। बेहतरीन जायके, रस और खुशबू के बाइस पाकिस्तानी आम दुनिया भर में मशहूर है। वैसे तो पाकिस्तान में तकरीबन 125 किस्म के आम पाए जाते हैं, मगर मकबूल कमर्शियल अक़साम की तादाद तकरीबन
30 के लगभग है। आम की मुख्तलिफ इक़साम अप्रैल से लेकर सितंबर तक इख्तिताम तक अपने अपने वक्त पर पककर तैयार होती है। तहकीकी इदारे मकामी काश्तकारों के साथ मिलकर आमों की मज़ीद इक़साम दरियाफ्त करने और पौधों की पेवंदकारी के ज़रिए तजर्बात में मसरूफ़ हैं, जिनके बेहतरीन नताइज हासिल हो रहे हैं। आम की कुछ ऐसी इक़साम पैदावार पर भी काम हो रहा है जिनमें जायके के साथ साथ उनकी शेल्फ़ लाइफ भी ज़्यादा हो। शेल्फ़ लाइफ क्या होती है? कितने दिन उसको स्टोर कर सकते हैं। आम की ये किस्में साल में 2 से 3 बार फसल देंगी। उम्मीद की जाती है कि आइंदा चंद बरसों में आम सारा साल दस्तयाब होगा। अरे वाह! इन इक़साम को सदाबहार और 12 माही जैसे नाम दिए गए हैं। आम के दरख्तों की दुरुस्त तरीके से निगहदाश्त, दरख्तों से फल उतारने के बाद पैकिंग के तरीक़ेकार और फल ज़ख़ीरा करने की सहूलियात पर मज़ीद तवज्जो देकर अंदरून मुल्क और बरामदी मंडियों में आम की फ़रोख्त में इजाफ़ा किया जा सकता है। ये कंपोज था, किसी ने चैप्टर लिखा, मज़मून लिखा, उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मवाद एंटर किया, ज़्यादा चीज़ें डाली, एक एक बात करने के लिए कई कई अल्फाज इस्तेमाल किए। हमें जब कंपोज़ करने का ऑर्डर मिलेगा ना, हम भी ऐसे ही कंपोज़ करेंगे, हसीन, खूबसूरत, खुश शक्ल, खुशनुमा, ठीक है, खुश वज़ा, बढ़ाते जाओ। इसको कहें कि आप चीज़ों में गुलू पैदा करते हैं, चीज़ों के अंदर तफसील में जाते जाइए, उनकी खूबसूरती पैदा कीजिए, सिमिलीज़ यूज़ कीजिए, मेटाफोर्स का इस्तेमाल कीजिए। हैं भाई, कुछ याद आ रहा है? ओके। 9th क्लास को पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया, O2 O1 को पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया, आप लोगों के सामने इसलिए खड़ा किया है कि ये बच्चे इस काम को ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। इसकी ज़रा समरी सुनिएगा, कितनी लंबी होगी सुनिएगा, और ये बताइएगा कि क्या सारी बातें हो गई। आम गर्मियों के मौसम का फल है। इसको उगाने के 2 तरीक़े हैं, पहला गुठली की मदद से, दूसरा तुख्मी। दूसरा तरीक़ा मुख्तलिफ़ किस्म के आमों की पेवंदकारी और कलम जिसे कलमी आम भी कहते हैं। कहा जाता है कि मुग़ल बादशाह ने सबसे पहले तुख्मी पेड़ में कलम लगाई और ज़्यादातर कलमी किस्में मुतारिफ़ करवाईं। दुनिया में सबसे ज़्यादा आम बरामद करने वाले 10 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल। ये आम अच्छी खुशबू, मीठा जायका और रस की वजह से मशहूर हैं, और पैकिंग के तरीक़े में बेहतरी लाकर और फल ज़ख़ीरा करने की सहूलियात पर काम करके आम की फ़रोख्त में मज़ीद इजाफ़ा किया जा सकता है। ख़त्म। कितना लंबा लेसन था, उसमें से इनके ख़्याल से इससे हम इख्तिलाफ़ कर सकते हैं कि आपने एक वो वाली बात नहीं ली, जैसे कि इसमें मेरे ख़्याल से एक वो वाली बात डाल सकते थी कि एशिया दुनिया में 77% आम पैदा करता है ना। ये वाली बात इसमें मेरे ख़्याल से शायद ये ज़्यादा ज़रूरी थी डालनी। इन्होंने अपने हिसाब से कुछ 4-5 आइटम लिए। शर्त क्या थी? पूरे लेसन को 100 अल्फाज से ज़्यादा नहीं बढ़ाना। यहाँ फंसते हैं आप कि अब मैं क्या क्या डालूँ, क्या क्या नहीं डालूँ। फिर आप चूज़ करते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें से। बताना क्या चाह रहा है राइटर आखिरकार मैसेज क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? क्या मेरी समरी से मैसेज कन्वे हो गया? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि ट्रैफ़िक के मामूलात इस तरह के हो गए हैं कि अगर हमने अपने आप को अच्छे तरीके से गाड़ी चलाना, सड़क पार करना, यानी ट्रैफ़िक के कानून के साथ अपने आप को अच्छी तरह से अवेयर नहीं किया और उसको फॉलो नहीं किया, तो हमारी और दूसरों की ज़िंदगियों पे बहुत नुकसान हो सकता है उनका। ठीक है, ये एक मैसेज है। अब इसमें मैं कहानी शुरू कर रहा हूँ। एक लड़का था, उसका नाम दानियाल था। उसको उसकी अम्मी ने गाड़ी दी। उसकी उम्र हालांकि 12 साल थी, लेकिन फिर भी वो गाड़ी लेकर निकल गया। रास्ते में हॉर्न बजाया, एक तरफ से साइड में किया, बहुत सारी बातें हैं इसमें। फिर वो यहाँ पहुँचा, फिर हमने यूँ हुआ, फिर पुलिस ने यूँ कहा। फिर उस बातों का आखिर में मैसेज क्या देना चाहता है राइटर? एक कम उम्र बच्चे की ड्राइविंग की कहानी से हमें ये सबक देना चाहता है कि कम उम्र ड्राइविंग कितना नुकसानदेह अपनी और दूसरों की ज़िंदगियों के ऊपर किस तरह के असरात मुरतब कर सकता है, कितना नुकसानदेह हो सकता है। अगर मुझे आप ये बता दें कि इस चैप्टर के आखिर में बात समझाना क्या चाह रहे थे, हुआ क्या, कितने अल्फाज में? 100 या उससे कम? कितने अल्फाज में? 100 या उससे कम। अगर आप इतना कम कर देंगे कि जो ज़रूरी मालूमात है वो भी मुझ तक ना पहुँची। जैसे कि मैंने कहा ना, इसमें एक ज़रूरी मालूमात मेरे ख़्याल से थी कि एशिया जो है वो दुनिया में 77% आम पैदा करता है। ज़रूरी थी मेरे हिसाब से, बात मुझे डालनी चाहिए थी।
मुझे लगता है इसमें एक, अगर मैं इस पूरे लेसन को देखूं तो एक बात थी कलमी और तुख्मी आम के बारे में, कि कुछ बीज से लगते हैं, कुछ शाख काट के शाख से लगते हैं। ये बात बता दें आप, बहुत सही है। दूसरी बात ये बता दें कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नंबर है, बहुत आम एक्सपोर्ट होते हैं और बहुत अच्छे आम बनाता है पाकिस्तान, खुशबूदार, जायकेदार, और दुनिया में 70% तो एशिया में ही बनते हैं। 2 बातें बता दूँ। उसके अलावा यूरोप के मुल्क भी अच्छे आम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आखिरी बात, आम की नई से नई किस्में दरियाफ़्त हो रही हैं, जिसमें कि उनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और उनके एक्सपोर्ट के प्रोसेस को भी इम्प्रूव किया जा रहा है। लगता है कि अब सारा साल आम मुयस्सर रहा करेंगे। ख़त्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारी बातें पता चल गई। अब वो जो तफसीलात थी ना, खुशबूदार, जायकेदार, मौसमदार, हवादार तो नहीं थी, लेकिन ये सारी तफसीलात आप क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। अभी तक आप जब समराइज़ कर रहे थे अपनी स्टोरी को, मैं आपको स्टोरी समराइज़ करने को कहता, ठीक है भाई। तो इन लोगों को मैंने इसलिए बाहर बुलाया था कि माशाल्लाह ये लोग इतनी एफर्ट कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो इनके लिए हम इनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए था। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आप लोग बैठे हैं वापस। नहीं जी। तो अब जब आप समरी लिखेंगे, कौन कौन समरी लिखता है, हाथ उठाइए ज़रा। सब समरी लिखते हैं, आप भी लिखेंगे। अब जो बच्चे नए आए हैं वो भी अब समरी लिखेंगे। आप भी लिखते हैं ना, तो हाथ के ऊपर नहीं। हाँ, जो बच्चा अब समरी लिखेगा, इंग्लिश की लिख रहे थे ना, आपके उर्दू के नावल डन कर चुका हूँ, मैं फाइनल कर चुका हूँ, लिस्ट सेंड कर चुका हूँ, लाइब्रेरी में ही मौजूद हैं, और वो मैं उसके लिंक भी सेंड कर चुका हूँ। मैं सैनी से ले लीजिएगा, वरना मुझसे ले लीजिएगा। आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं, घर पे ही पढ़ सकते हैं। मान लिया, उंगली उठा लिया। तो उर्दू और इंग्लिश दोनों की रीडिंग चाहिए मुझे बहुत सारी। अब बताओ कि कौन सा स्कूल होगा जहाँ पे कि आपको एक आ जाए कि कहानियाँ पढ़ो बच्चों, कहानियाँ ही कहानियाँ पढ़ो। मेरे लिए आप बस ये काम कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ पढ़ लो, बाकी मैं करा दूँगा काम। अगर आपकी रीडिंग स्ट्रांग हो जाए ना, फिर मैं आपसे बाकी काम करवा लूँगा। रीडिंग स्ट्रांग नहीं होगी ना, तो मैं नहीं बता सकता कि ये क्या होता है, वो आसमान में जब बादल तैरते हुए जाते हैं तो कैसा महसूस होता है। आपने पढ़ा ही नहीं, आपको कभी आपने उससे गुजरे ही नहीं, वो कैफियत सोची ही नहीं कभी। आप पढ़ लेंगे ना बहुत सारा, इसलिए मैं आपसे कह ही नहीं रहा मुश्किल टेक्स्ट पढ़ो, आप ये पढ़ो, आप क्लासिक्स पढ़ो, नहीं, आप मज़ेदार नॉवेल्स पढ़ो। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारे सैकड़ों नॉवेल्स हैं मेरे पास। तो आप वो पढ़ते जाइए, समराइज़ करना सीखते जाइए। तो समरी का पहला एलिमेंट मैंने आपको ये बताया। नंबर 1, समरी में बातें नहीं बताते। उसने ये बोला, उसने ये कहा, उसने ऐसा बोला, हुआ क्या था ये बता देते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात किसी की कोई बात जो आप बताते हैं वो बहुत ज़रूरी बात थी समरी से मुताल्लिक़, तब तो उसका जुमला बता दें कि अहमद ने ये कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया कि मैं तुमको नहीं जानता। ये कोई बहुत ज़रूरी बात थी शायद उस पूरे चैप्टर में। लेकिन अगर किसी का डायलॉग ज़रूरी नहीं है तो समरी में इंक्लूड नहीं करना है। समरी बताने क्या हुआ था इस चैप्टर में, कहानी में हुआ क्या था, और ये सोचना है कि हर वो बात मैं नहीं लिखूं जिसके बताए बगैर भी बात समझ में आ जाएगी क्या हुआ था। ठीक है, तो एक लेसन है सीक्रेट 7 पढ़ रहे थे। सीक्रेट 7 आप पढ़ रहे हैं ना? बच्चों ने मिलके एक वो बनाई, टीम बनाई। अब उसका पहले चैप्टर में कितने लफ्ज़ों की समरी आएगी? मुश्किल से 4 से 5 जुमले आएंगे। 2 बहन भाई बैठे हुए डिस्कशन कर रहे थे कि हमने एक अपनी तंजीम बनाई थी, बहुत दिन हो गए, उसको हमने एक्टिवेट नहीं किया। उन्होंने फ़ैसला किया कि अब हम एक लेटर लिख के अपने तमाम मेंबर्स को सेंड करेंगे ताकि उनकी मीटिंग किसी ख़ास जगह पे बुला सकें। चैप्टर ख़त्म। बात समझ में आ गई क्या हुआ था? कोई और बात ऐसी हुई नहीं जो कि आपने इसमें मिस की हो। वो बातें कर रही थी, वो हंस रहा था, उसने लेटर लिखते हुए गलती कर दी। इस सब की ज़रूरत नहीं है मुझे समरी में। मुझे जानना है कि हुआ क्या था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या काम हुआ था। बात समझ रहे हैं मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे कहते हैं अरे वाह मज़ा आ गया, अब तो कुछ लिखना ही नहीं है, 4 जुमले कुछ भी लिख दो तो मैं जवाब मेरा पूरा हो गया। भाई मैंने वो सारे नॉवेल्स पढ़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे तो वो चलेगा। आपको काम की बात तो लिखनी पड़ेगी। यानी ये भी ना हो कि भरा भरा है पूरा समरी में, और ये भी ना हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ही छोड़ दी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो समरी करने का पहला तरीका, जब आप नावल पढ़ रहे हों तो आपको जो लगे ये काम की बात है उसको नोट करें खाली। पहला पॉइंट याद रहेगा।
वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि याद रहे। अब ये मैं वो बात बता रहा हूँ जिसको आपने एक्शन इस पे लेना है। पहली बात जिस पे एक्शन लेना है, जब आप अपनी नॉवल को पढ़ रहे होंगे, जो आपको लगे काम की बात है, ये बताना चाहिए कि ये हुआ था, उसको नोट करें कहीं अपने पास। जब आप समराइज़ कर रहे होते हैं तो आप पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ते, बल्कि पूरे चैप्टर को पढ़ के पहले काम की बातें एक जगह लिख लेते हैं। लिख ली, पूरे चैप्टर में से 5, 6, बहुत से बहुत 7 बातें काम की निकलेंगी, वो एक जगह लिख ली आपने, लिख ली। अब इन 5-6 बातों की मदद से एक पैराग्राफ बनाएंगे। समरी पॉइंट्स में नहीं लिखी जाएगी, समरी पॉइंट्स में नहीं लिखी जाएगी। समरी किस शक्ल में होगी? पैराग्राफ फॉर्म में होगी, रवां पैराग्राफ होगा। एक पैराग्राफ बनाएंगे जो किन अल्फाज में होगा? आपके अपने अल्फाज में होगा। समरी के 2 काम थे। पहला काम था छोटा करना, कि भाई किसी को पूरी किताब ना पढ़नी पड़े, ये 2 पेज पढ़े और उसको पता चल जाए किताब में क्या हुआ था, मज़ा आ जाए भाई। ठीक है, पहला काम था छोटा करना, दूसरा काम था अल्फाज को आसान करना। तो ऐसा ना हो कि आपने छोटा करने के लिए वहाँ से कॉपी किया, एक जुमला पेस्ट, दूसरा जुमला पेस्ट, 5 जुमले पेस्ट, हो गई समरी। नहीं मानी जाएगी, गलत हो जाएगी, 0 नंबर मिलेंगे। समरी का आपके अल्फाज में होना ज़रूरी है। एक बात तो मैंने कही कि कम करना है और उस कम को अपने अल्फाज में करना है। ठीक है, ठीक है भाई। तो पहला स्टेप ये हुआ, आपने जो चैप्टर पढ़ा उसमें से जुमले निकालिए, काम की बातें। ज़रूरी नहीं है कि वो अल्फाज उन्हीं के, अपने अल्फाज में जुमला निकाल दीजिए। एक ये बात हुई, एक ये काम हुआ, पहले लोग बैठे हुए थे, फिर उन्होंने ख़त लिखा। अब ये बनाते वक्त आप ये मत सोचिएगा कि ये कितना रफ्त में है, ये तो पॉइंटर्स है ना, ये रफ भी हो सकते हैं कि वो लोग बैठे हुए थे, ख़त लिख रहे थे, फ़ैसला हुआ कि आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, 3 वो लिखेगा, 3 वो लिखेगा, ख़त घरों में पहुँचाए गए और चैप्टर ख़त्म। आपने पहले पॉइंट छोटे छोटे लिखे, फिर उसको आपने एक पैराग्राफ में खूबसूरती से बना दिया। लेकिन शर्त क्या है कि पैराग्राफ कहाँ, किन अल्फाज में होगा? आपके अपने अल्फाज में होगा। उसमें मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं होंगे, उसमें मुहावरे इस्तेमाल नहीं होंगे, उसके अंदर आप इडियोमेटिक लैंग्वेज यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें आप आसान अल्फाज में बात बताएंगे। अब आप जब वो बना लेंगे तो आखिरी बात समरी के लिए ज़रूरी है कि उसकी ग्रामर भी ठीक होनी चाहिए। और ग्रामर ठीक करने के लिए मैंने आपको क्या रास्ता बताया है कि पहले आप समरी बना लीजिए, 5, 6, 7, 8 लाइनों की जो आपने बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे उसको टाइप कीजिए, उसको कॉपी कीजिए, उसको किसी AI टूल को दीजिए, उससे कहिए इसकी ग्रामर ठीक कर दो, बस इतना कहिए उससे, करेक्ट द ग्रामर ऑफ दिस पैसेज। उसको रीराइट मत करवाइए। अब आपको समझ में आ गई मैं क्या चाह रहा हूँ? जैसी आपने लिखी उसको पूरा रीराइट मत करवाइए, उससे कहिए इसी की ग्रामर ठीक कर दो। खाली उस करेक्टेड ग्रामर को कॉपी कीजिए और अपने पास नीचे पेस्ट कीजिए, एक ऊपर हो एक नीचे। ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, ये मैंने लिखवाया, नीचे लिखा हुआ है ये AI ने लिखा, डन। उसके बाद लास्ट काम ये है कि आप उसको रीड भी तो कीजिए, बस कॉपी पेस्ट किया उड़ के चले गए। आपने जो AI से लिखवाया उसको रीड तो कीजिए और पॉइंट आउट कीजिए आपने जो किया था उसमें क्या गलती है और AI ने कहाँ करेक्शन की है, तो उसको हाईलाइट कीजिए। जिसको हाईलाइट नहीं करना आता मुझसे पूछ लीजिएगा, हाईलाइटर से हाईलाइट कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव कीजिए और उठ जाइए, मैं चेक कर लूँगा काम। ईमेल करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका ये लैंड नेटवर्क पे काम पड़ा हुआ है, ये मेरे पास भी मौजूद है। ठीक है, बात समझ आ रही है प्यारे बच्चों? बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? अब मैं बात कर रहा हूँ 5 आउटर्स सीरीज़ है एनेट ब्लैटन की। जल्दी से निपटाएं, इसको ख़त्म करें, अगली सीरीज़ पर चलते हैं। ये सब 5 आउटर्स वाले हैं। ये जो बैठे हुए सीक्रेट 7 वाले आपको मिली हुई है, 5 आउटर मिली हुई है, सीक्रेट 7 मिली हुई है। सीक्रेट 7 वाले, ये सीक्रेट 7 वाले हैं। 12-13 सीक्रेट 7 है, 12-13 5 आउटर्स हैं। उसके बाद तो बेताश हैं मेरे पास, आगे वाली तो बहुत हैं। ये तो खाली स्टार्टिंग बुक्स हैं आप लोगों के लिए। तो इसको निपटाइए, इसको आगे चलाइए, तो फिर आपको और मज़ा आए। अब बताइए आपके लिए क्या बेहतर है, टेक्स्ट बुक से ही करा दूं, चैप्टर्स पढ़वाऊं, या कहानियाँ पढ़ के करने में ज़्यादा मज़ा आएगा? आपकी चॉइस है। मैं इन्हीं कहानियों से आपको, जैसे मैं बता रहा हूँ, आपका फाइनल एग्ज़ाम जब O लेवल्स का आएगा तो आपसे यही चीज़ें पूछी जाएंगी। समरी कर सकते हो, कॉम्प्रिहेंशन है, समझ में आ रहा है पढ़ के, और कंपोज कर सकते हो या नहीं। कंपोजिशन में भी जो मुझे अल्फाज चाहिए ना मज़े के, वही रीडिंग से ही आने हैं। मसला ये, जब आप रीडिंग कर लेंगे ना बहुत सारी, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि कैसे कहते हैं,
ये आसमान की खूबसूरती को कैसे बयान करूँ, ये समंदर की खूबसूरती को कैसे बयान करूँ, ये अमन की खूबसूरती को कैसे बयान करूँ, पढ़ पढ़ के ही आएगा ये कि ऐसे करते हैं, ये वाली बात ऐसे करने में ज़्यादा अच्छी रहती है। सही है बच्चों? तो आप लोग मेरे साथ हैं। मेरे पास दोनों ऑप्शन थे, मैं आपको टेक्स्ट बुक से कराता सारी चीज़ें, टेक्स्ट बुक्स में चैप्टर पढ़ाते रहता, चैप्टर की समरी करवाते रहता, और दूसरा रास्ता था कि मैं आपको नॉवेल से करा देता। मुझे ऐसा लगता है बच्चों को शायद नॉवेल में ज़्यादा मज़ा आएगा, कि कहानी भी तो पढ़ने को मिलेगी, तो है मज़ा आएगा। कुछ तरह सुन लग रहे हैं, हाथ उठा के बता दें मज़ा किस किस को आएगा भाई? नॉवेल पढ़ के सही लग रहा है? सही लग रहा है। तो थोड़ा जागने के लिए ना थोड़ा इस पर तालियाँ बजा के दिखाते हैं ज़रा, 1 2 3 देख कितनी तालियाँ बजा दें, जागे ना क्या मेरे सोच से बैठे हुए। वैसे तो आमतौर पे मेरी कोशिश होती है कि मैं लंबे लंबे लेक्चर्स ना दूँ, वरना बच्चों को फिर बोर लगता है। आजकल के माशाल्लाह बच्चे वैसे ही कम में मुख्तसर उनके लिए जो है वो तशफ़ी और तसल्ली उसी से हो जाती है उनकी। आज चूँकि टॉपिक डिस्कस कर रहा था इसलिए इतना बता दिया। मैंने आपको रिवाइज़ करता हूँ, फिर अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। आपको नॉवल पढ़ना है, उसमें चैप्टर में जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो हाथ पे पेन लेके बैठना है और लिखना है कि कौन कौन सी बातें आपके ख्याल से ज़रूरी थी, नंबर 1। नंबर 2, उन ज़रूरी बातों को आपने मुख्तसर पॉइंट में लिखा था, रफ़ में लिखा था, उसको फॉर्मली अब आप एक पैराग्राफ में कन्वर्ट करेंगे, ये आपकी समरी बन गई। समरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें होनी चाहिए, कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट रह ना जाए और कोई गैर इंपॉर्टेंट आ ना जाए, इसका ख्याल रखें। और नंबर 3, फिर उसको आपने AI से चेक करवाना है कि इसकी ग्रामर में क्या गलतियाँ थी, उन गलतियों को हाईलाइट भी करना है कि AI ये कह रहा है कि आपकी ग्रामर की ये गलती है। याद रखिए AI को प्रॉम्प्ट क्या देंगे? करेक्ट द ग्रामर ऑफ दिस पैसेज। ये नहीं कहिएगा करेक्ट दिस पैसेज, वो पूरा पैसेज ही बदलेगा। फिर करेक्ट द ग्रामर ऑफ दिस पैसेज, उस ग्रामर से करेक्टेड पैसेज को कॉपी पेस्ट करके हाईलाइट करके वहाँ छोड़ दीजिएगा। सर आप जो हैं वो इधर हैं जी, आप इधर हैं, अभी बैठे रहें, लेकिन फिर आप इधर आ जाइएगा, यानी आपको इनके साथ का नॉवल मिलेगा ना, इनके साथ का नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, बात क्लियर है? यही काम मैं उर्दू में देने वाला हूँ आपको। यहाँ 5 आउटर्स मिला है, वहाँ पे क्या मिलेगा सबको पता ही होगा, इश्तियाक अहमद सीरीज़। क्यों भाई इश्तियाक अहमद क्यों मिलेगी? इश्तियाक अहमद में एडवांटेज ये है कि एक तो इश्तियाक अहमद ने माशाल्लाह 800 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, 800 से ज़्यादा हैं। दूसरा, उर्दू मुनासिब है, और कॉन्सेप्ट जो है ना वो कम से कम ऐसे नहीं है कि हम देख के कहें कि यार बच्चे पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, उल्टा सीधा ना पढ़ रहे हैं। मुनासिब अच्छी बातें कहें, अच्छी बातें ही हैं, जासूसी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, कुछ मज़ाहिया बातें भी हैं, हंसी मजाक की भी हैं। तो उससे मैंने आप लोगों की क्लास के लिए इतने से लेकर इतने वाला नॉवल भी रखा है, ठीक है, ये वाला भी है, और पतले वाले तकरीबन इस साइज़ के होंगे, कोई इसमें कमो बेश 150-200 सफ़े होंगे। आप लोगों में को महारत में उस वक्त मानूंगा कि आप लोग ये एक नॉवल तकरीबन 2 घंटे में ख़त्म कर लें, ये वाला आराम से होगा, आराम से होगा, क्योंकि टेक्स्ट कम है ना, ये देखें कम लिखा हुआ है, एक पेज पे कम ही लिखा हुआ है, ये आराम से 2 घंटे में ख़त्म होना चाहिए। अभी नहीं होगा, कुछ लोगों का हो भी जाएगा, कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनका हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप ख़त्म करेंगे तो हो जाएगा। फिर ये पेन भी लगा हुआ है, कोई पढ़ रहा था, ये भी एक लेवल है, कितने 1100 पेज हैं इसमें, ठीक है भाई। और तीसरा लेवल इससे भी ऊपर है, वो तकरीबन उसके 2000 से ऊपर पेजेस हैं। तो ये सब आपके लिए अवेलेबल हैं, मज़ेदार हैं, जासूसी हैं, मतलब उसमें जो है वो आपको सोचना है, कुछ उसमें अकल लड़ानी है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हर चीज़ आपको सस्पेंस में मिलेगी, ठीक है। तो इंग्लिश में भी जो आप पकड़ रहे हैं वो भी इसी जॉनरा के नावल हैं, उर्दू में भी यही जॉनरा हमने यूज़ किया है। जब आप ये फिनिश कर लेंगे तो फिर इससे बड़ा वाला भी देंगे आपको, थोड़ा अदब की तरफ भी लेके जाएंगे, लेकिन पहले ये तो निपटाएं आप जल्दी जल्दी, ठीक है जी। तो ये आज इनको असाइन हो जाएंगे मिस, दोनों को अलग अलग, और उसमें से बहुत से लाइब्रेरी में मौजूद हैं, लेकिन वो सारे जो मैं असाइन करूँगा उन सब के मेरे पास लिंक्स भी मौजूद हैं, आप वो लिंक ले सकते हैं। अपने तौर पे खुद परचेज़ करना चाहें इसमें मैं आपको नहीं रोकूंगा, लाइब्रेरी से इशू करवाना चाहें लाइब्रेरी से इशू करवा लीजिएगा। लाइब्रेरी के मेंबर बनने का एक तरीका है, अली आज नहीं आया, अली भाई लाइब्रेरी के कस्टोडियन हैं, लाइब्रेरियन कह लें उनको वक्ती तौर पे,
तो लाइब्रेरी के मेंबर बन जाएं अगर आप, तो आप जब चाहें यहाँ पे एक किताब इशू हर वक्त करवा सकते हैं। वो किताब वापस कराएंगे और फिर दूसरी किताब ले लेंगे, फिर वो वापस करेंगे तो तीसरी किताब ले लेंगे। वन टाइम इसकी एक मेंबरशिप फ़ीस है, वो अली भाई के पास ही जाती है। वो फ़ीस इसलिए ली जाती है कि अगर आप कोई किताब लेके गए और वो खो गई आपसे, तो वो उससे पूरी हो जाए, अदरवाइज़ वो फ़ीस लाइब्रेरी में यूज़ हो जाती है। उसके अलावा इसका कोई चार्ज नहीं है। आप एक किताब ले जाएँ, दूसरी ले जाएँ, तीसरी ले जाएँ, हर किताब को ले जाने का कोई चार्ज नहीं है कि किताब पढ़ने में कोई आपका रेंट लगता हो, कोई रेंट नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो लाइब्रेरी की मेंबरशिप ले लें, चाहें तो ना लें, चाहें तो आप ऑनलाइन इसको पढ़ लें, चाहें तो यहीं आके पढ़ लें। यहाँ आके पढ़ते वक्त आपको लाइब्रेरी की मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। स्कूल में रहते हुए तो आप यूज़ कर सकते हैं। घर ले जाने के लिए इसका एक प्रोसेस था, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि समराइजेशन कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक हफ़्ता दूंगा, इस एक हफ़्ते में देखूंगा कि क्या प्रोग्रेस हुई, किस लेवल पे आपने समराइज़ बेहतर कर लिया। उसके बाद फिर दोबारा हम इन टॉपिक्स को सर्च करेंगे और उसको चेक करूंगा मैं आप लोगों के सामने। देखें, आपने ये लिखा है, आपको ये लिखना चाहिए था, आपने ये बात ऐसे कही है, बेहतर था आप ये बात ये वाली ऐसे कर देते। तो जब मैं चेक करना शुरू करूँगा तो आप लोगों को और अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छा क्या चाह रहे हैं सर हमसे, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लोज़ करते हैं।